को नमन करते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रही हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये वन डे नेशनल वेबिनार एट आईपीआर पर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर। और इस कार्यक्रम का आयोजन मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा की बौद्धिक प्रसार समिति की तरफ से कर रही हूँ, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कविता सिंह चौधरी है। साथ ही मेरे इस कमेटी के मेंबर डॉक्टर अपर्णा गौतम मैम, पारुल कौशिक मैम और डॉक्टर प्रतिभा रानी यादव हैं। और इसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारे जो मुख्य अतिथि हैं मोहम्मद अतीक उल्ला, जो कंट्रोलर हैं आपके पेटेंट आईपीओ के असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस वेबिनार के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके साथ ही हमारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं डॉक्टर दिनेश चंद सर, जो चूंकि सर हमारे इस समय जो प्राचार्य सर हैं, किसी व्यस्तता की वजह से वो आज हमारे कार्यक्रम में थोड़ा देर में ज्वाइन करेंगे। तो आज की जो जैसे कि हमारी परंपरा है कि हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे ही हम आशीर्वचन लेके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो हमारे जो वरिष्ठ सर हैं, दिनेश सर, अनीता मैम, सारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे सारे स्टूडेंट्स, सबका मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो आज का प्रोग्राम है, हमारा जो टॉपिक है आईपीआर, उसका मैं एक थोड़ा सा पहले ये किस संदर्भ में ये आयोजित किया गया है, इसका थोड़ा सा मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगी कि सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव की पहल के तहत नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसको कि हम निपैम भी बोलते हैं, NIPAM को 8 दिसंबर 2021 को DPIIT के सचिव अनुराग जैन के द्वारा लॉन्च किया गया, और जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना था और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को उनकी रचनाओं को नया करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आईपीआर, इसके बारे में भी मैं संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगी। जैसे कि इसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और हिंदी में इसको हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। संपत्ति की हम बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कि जैसे हमारा जमीन है, जायदाद है, हमारा मकान है, वाहन है, ये हमारी जो संपत्ति होती है, और इसी को ही हम अपनी संपत्ति जानते हैं। लेकिन संपत्ति जो होती है एक्चुअली में वो दो प्रकार की होती है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, एक हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। और इसके साथ ही बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा कि पुस्तक और राइटिंग और आपके उपन्यास लिखते हैं, या जो भी हमारी स्वरचित रचना होती है, या जो भी शोध पत्र होते हैं, विचार होते हैं, ये सभी हमारी बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं और हम उसको, जैसे कि हमारा जो भी जमीन जायदाद है, हम उसको गवर्नमेंट के द्वारा उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन बना रखे हैं, जिससे कि हम सिक्योर रहते कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी संपत्ति सुरक्षित है। उसी प्रकार से बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के संरक्षण का हमेशा से चिंता का विषय रहा है, और यहीं से हमारे बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों की बात प्रारंभ होती है। और इसीलिए सरकार ने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानून और अधिकार बनाए हैं, जिसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है, जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता मोहम्मद अतीक उल्ला सर, जो कि आपके असिस्टेंट कंट्रोलर आईपीओ न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं, वो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे और साथ ही आपको इसके बारे में अवेयर करेंगे, क्योंकि हमें अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो पता रहता है, लेकिन हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। खासतौर से जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जितने सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं आशा करती हूँ कि सर के बताए उससे आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से हम अपने स्वरचित रचना, शोध पत्र या रिसर्च को हम पेटेंट करा सकते हैं, या जो भी कानून है, क्या क्या कानून है, उनके बारे में पूरी जानकारी सर देंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार के ऊपर एक मैं छोटी सी कविता बोलना चाहूंगी कि ये है मेरी साहित्यिक कृति, नहीं है इसकी दूजी प्रति, ये है मेरी रचना, मेरा संगीत, ये है अधिकार है मेरी जीत, ये है मेरी बौद्धिक संपदा है, हर कलाकार को है इसकी दरकार, और ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है। तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी सर को देंगे ही। इसके लिए हर साल इसका एक दिवस भी होता है, जैसे कि बाकी के भी आपके दिवस होते हैं।
तो IPR इंटेलेक्चुअल डे जो होता है आपका 26 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले मैं हमारे चूंकि प्राचार्य सर इस समय हमारी जो परंपरा रही है कि हम अपने जो अग्रज होते हैं उनसे हम आशीर्वाद लेकर ही प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो उनकी जगह मैं वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश चंद सर जो हमारे कॉमर्स के विभाग के HOD भी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वे हमारे अतिथि का स्वागत और सर हमको आशीर्वचन देकर हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करें। तो डॉक्टर दिनेश सर। आजादी का अमृत महोत्सव, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन NIPM एक दिवसीय वेबिनार के इस बौद्धिक सत्र में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मोहम्मद अतीक साहब, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, एवं इस महाविद्यालय को रिप्रेजेंट करते हुए आज की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता सिंह चौधरी, उनके साथी मिसेस अपर्णा गौतम, डॉक्टर प्रतिभा रानी यादव, श्रीमती पारुण कौशिक और सभी मेरे महाविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स और इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े पार्टिसिपेंट। आज का जो विषय हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मना रहे हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता सिंह चौधरी ने बात रखी कि हम केवल और केवल चल अचल संपत्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और हाईएस्ट एजुकेशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी महत्ता है। बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि हम सब लोग हाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ऐसे अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है उसके असिस्टेंट कंट्रोलर हमारे बीच हैं मोहम्मद अतीकुल्लाह साहब। मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर कविता चौधरी को शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से आज का जो विषय है और जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि गूगल बाबा के अलावा है। गूगल बाबा पर भी बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अधिकार की बात करते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, तो जब हम उससे रूबरू होते हैं तो कुछ हमें अच्छा सुनने को और देखने को मिलता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों को, और दोबारा से मैं अगेन मोहम्मद अतीकुल्लाह साहब का अभिवादन करता हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से और शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें आशीर्वचन दिया और मेरे ख्याल से आपने भी बहुत अच्छी चीज बताई। और समय में ज्यादा वो न लेते हुए मैं आज के अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी, लेकिन उनके आमंत्रित करने से पूर्व मैं हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को सर का संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगी कि सर जो हैं इस समय वर्तमान में असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्होंने IIT दिल्ली से मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग में MTech किया है और इसके साथ ही इन्होंने कई जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्वालिफाइड किए हैं, जैसे कि CSIR, JRF, NET और GATE एक्सेट्रा। और इन्होंने सफलतापूर्वक 1 साल का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WIPO और NIPO पेटेंट क्वालिटी प्रोग्राम को भी कंप्लीट किया है और वर्तमान में ये IPO दिल्ली के आपके क्वालिटी सेल्स के मेंबर भी हैं। तो सर का बहुत ही हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी जिनके बारे में हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल उनको जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, साथ ही हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी, उनको भी बहुत सी सारी चीजें मालूम होगी। तो सर मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप आए और अपना। धन्यवाद मैम, आप सभी का शुक्रिया।
मैं अभी एक स्लाइड शेयर करूंगा, मैम प्लीज बताएंगे कि आपको हाँ विजिबल, बिल्कुल, आप अपनी तरफ से शेयर कर सकते हैं सर। आप जरा बताएं मैम प्लीज, दिख रहा है आपको ये स्लाइड? अभी शो नहीं हो रही, हाँ दिख रही है सर। और ये मूव कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाँ हाँ लाइक? बिल्कुल मूव हो रही है, मूव हो रही है। ओके, आप सभी का शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने बतलाया कि इस वेबिनार का मकसद क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर एक प्रोग्राम लेकर के आई है जिसका नाम है निपैम, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। हिंदी में इसको कहें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग बौद्धिक संपदा कह सकते हैं। बौद्धिक संपदा होता है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार ने 100 ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके तहत हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के जो आईपीआर के क्रिएटर्स है, जो बौद्धिक संपदा के रियल क्रिएटर्स है, जो मालिक है, उनसे हम बात कर रहे हैं कि आपका क्या अधिकार है इसके ऊपर और क्यों जरूरी है। इसका मैं आपको एक बात बताऊं कि पेटेंट का नाम आपने सुना होगा। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है और इंडिया में इस साल 60,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुए हैं और उन 60,000 एप्लीकेशन में सिर्फ 43% एप्लीकेशन अपने देश के लोगों का है, बाकी सब विदेशों से आए हुए हैं। और उन 43% एप्लीकेशन में सिर्फ 10% एप्लीकेशन हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की है, सिर्फ 10%। ये डेटा इंक्रीज अगर आप देखें तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। अगर आप जो दूसरे कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, उनके हिसाब से अगर कंपेयर करें और उनके जो एकेडमिक का जो उसमें कंट्रीब्यूशन है उसके कंपेरिजन में बहुत कम है। तो हम लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं कि हमारे इन्वेंटर्स, अगर हमारे जो साइंटिस्ट है वो कम किसी से टैलेंटेड है। जो एक डेटा शो करती है वाइपो ने एक डेटा अभी जस्ट साझा किया है, उसमें ये कहता है कि इंडियन इन्वेंटर्स वर्ल्ड में लगभग सेकंड पोजीशन के ऊपर है। मतलब जो भी इन्वेंशन होते हैं अगर उसमें इन्वेंटर देखा जाए तो इंडिया के इन्वेंटर सेकंड पोजीशन पे आफ्टर यूएस। तो क्या ऐसी बात है कि हम इन्वेंशन तो करते हैं लेकिन हमारे पास राइट्स नहीं है? कहाँ पे लैक होना है, क्या अवेयरनेस की कमी है? इसके तहत हम लोग ये इस तरह का प्रोग्राम रन कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और स्कूल्स के अंदर भी। एक और बात मैं आपको बतलाऊं कि क्यों ये जरूरत है आईपीआर अवेयरनेस की। उसका रीजन ये है कि पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट डिग्री जिनके पास है, आप उनसे भी जाके पूछे कि पेटेंट जानते हैं आप, तो बोलते हाँ पेटेंट जानता हूँ। और अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि मैंने एक किताब लिखी है और मैंने एक पेंटिंग की है और मुझे इसका पेटेंट कराना है। तो अगर आपने किताब लिखी है और आपने पेंटिंग की है तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका पेटेंट होगा कि और क्या होगा, राइट, क्या अधिकार मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसी के विषय में हम लोग आज इस वेबिनार में एकत्र हुए हैं। बच्चों, जैसा आप देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, प्रॉपर्टी एक वर्ड आया है। अगर आप प्रॉपर्टी का मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिक्शनरी के अंदर जाकर के मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज जो आपने खरीदी है या आपको आपका है या आपका मालिकाना हक उसके ऊपर है और यू हैव ए लीगल राइट ऑन देम, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल को हम हिंदी में वास्तविक संपत्ति कहते हैं और इनटैंजिबल को अमूर्त संपत्ति कहते हैं। तो टैंजिबल प्रॉपर्टी क्या है? जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो टैंजिबल प्रॉपर्टी होती है। और टैंजिबल प्रॉपर्टी के दो प्रकार होते हैं, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। मूवेबल जिसको हम मूव करा सकते हैं, जिसको जैसे आपका कार है, आपकी बाइक है, आपका लैपटॉप है, गोल्ड है, ये सब आप मूव कर सकते हैं, जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, तो इसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अचल संपत्ति जैसे आपका लैंड है, जैसे आपका मकान है, ये सब अचल संपत्ति, इनटैंजिबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों, आज हम इस वेबिनार का मकसद ये नहीं है कि हम वास्तविक संपत्ति के बारे में, टैंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा, आपके घर में 5 साल का बच्चा है, 5 इयर्स का बच्चा, आप उसको कोई मोबाइल फोन लेके खेल रहा है, आप उससे कहे कि बेटा ये मोबाइल फोन मुझे दे दो, नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस मोबाइल। क्यों? बिकॉज बोले इट्स माय फोन, ये मेरी संपत्ति है। वो छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसको ये समझ है कि उसकी संपत्ति है। तो जो टैंजिबल प्रॉपर्टी है, जो वास्तविक संपत्ति है, इसके बारे में हमारा समाज पहले से ओवर अवेयर है, इसको अवेयर करने की जरूरत नहीं है। जो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है? इसको आप टैंजिबल प्रॉपर्टी की तरफ मेजर नहीं कर सकते, छू नहीं सकते अपने। जिस तरह से आप टैंजिबल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को आप मेजर नहीं कर सकते। ये आप इसी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। अब नाउ तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अराइजेस। अगर किसी को वास्तविक संपत्ति अर्जित करनी है
तो उसको पता है कि हमें क्या करना है। हम मेहनत से कमाएंगे, पैसा जमा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, हो गया, कार खरीदेंगे, टेंजिबल प्रॉपर्टी क्रिएट होगी हमारे पास। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे एराइज होता है, जब इंसान कोई चीज सोचता है, उससे उसके मन में आइडिया आता है, और उन आइडिया को जब वो किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है, व्यक्त कर देता है, तो उससे जो संपत्ति क्रिएट होती है, उसी संपत्ति को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं या बौद्धिक संपदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मुझे पेंटिंग करनी है, ठीक है, पेंटिंग करना उसके ने सोचा, उसके लिए उसको आइडिया कैसे पेंटिंग करनी है कि लोगों को पसंद आए, तो फिर उसने सोचा और फिर अपने ब्रश उठाया, पेंट करना शुरू किया, और जब पेंट हो गया तो जो सामने तस्वीर नजर आई वह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जब आप कोई चीज सोचते हैं और सोच करके जब उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं टेंजिबल फॉर्म में, तो वह प्रॉपर्टी, टेंजिबल प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा कहलाती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई बच्चा आया, अपने टीचर से कहता है कि सर आई हैव क्रिएटेड दिस मशीन, आई हैव डिजाइन दिस मशीन, मेरे पास एक आइडिया, बड़ा ठीक है, कहाँ है मशीन, दिखाओ। तो बोले मेरे पास आइडिया आया था, सपना है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वो बतला भी रहा है, वो कह रहा है कि मैं किताब लिखूंगा, वो बतला भी रहा है कैसे लिखूंगा, लेकिन लिख के नहीं लाया, वो मशीन नहीं बनाई, वो सिर्फ कह रहा है, उसके पास आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन उसने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है? क्या ये बौद्धिक संपदा हो सकता है? सिर्फ आइडिया एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? तो आंसर है नहीं, आइडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। आप कितना जहन आपके पास क्यों ना हो, कितने ब्रिलियंट आइडिया क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको करके नहीं करेंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंसान की दिमाग की उपज है। इंसान अपने मस्तिष्क से, दिमाग से जो सोचता है और उसको जो व्यक्त करता है किसी न किसी फॉर्म में, उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, राइट। अब देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने किताब लिखी और मुझे इसका पेटेंट कराना है। तो किताब लिखना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किस फॉर्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको समझना पड़ेगा। तो इस स्लाइड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से काइंड हो सकते हैं। तो इसमें एक प्रकार आता है पेटेंट, दूसरा डिजाइन, तीसरा ट्रेडमार्क को हिंदी में व्यापार चिन्ह भी कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत कहते हैं, कॉपीराइट, सेमीकंडक्टर, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रकार हैं। नाउ देखिए, यहाँ पे एक ही सामान के अंदर, एक ही गुड्स के अंदर बहुत सारी बौद्धिक संपदाएं हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे एक लैपटॉप है, डिफरेंट कंपनीज के लैपटॉप आती है। यहाँ पे जो लैपटॉप दिखाया गया वो एप्पल का लैपटॉप है। जब आप लैपटॉप ओपन करते हैं, जिसे आप मुझे देख पा रहे हैं, स्क्रीन एक टेक्नोलॉजी है। तो पता ये चला कि जब आप कोई आविष्कार करते हैं, जब कोई आप इन्वेंशन करते हैं, तो इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट मिलता है। प्लीज कीप इन द माइंड, आविष्कार करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे। टेक्नोलॉजी क्या होती है? बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, बट आसान भाषा में अगर इसको समझाया जाए तो टेक्नोलॉजी हर वो चीज जो इंसान की जिंदगी को आसान कर दे। अगर आप ऐसा कोई आविष्कार लेकर के आते हैं जिससे इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसके लिए हम पेटेंट ले सकते हैं। अगर हमारा काम नया है, हमने नए तरीके, नए ढंग से कोई आविष्कार किया है, तो उसके लिए हम पेटेंट ले सकते हैं। तो किताब लिखने के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा, ड्राइंग करने के लिए पेटेंट नहीं मिलेगा, पेटेंट आविष्कार करने के लिए मिलेगा। तो पेटेंट इसका एक पेटेंट है। इस लैपटॉप की खूबसूरती जो इंसान ने अपने दिमाग से सोच के बनाया कि अगर हम इसको खूबसूरत बनाएंगे तो ज्यादा बिकेगा, तो ये भी डिजाइन है, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इस लैपटॉप के ऊपर आप देखिए कि यहाँ पे एक चिन्ह है जिसे हम व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क कहते हैं। आप बच्चों, आप ये चिन्ह इसी लैपटॉप के ऊपर देखेंगे और किसी लैपटॉप पे आपको नहीं दिखाई देगा। अब ये चिन्ह, आप ये जो साइन है, आप जाकर के एप्पल के लैपटॉप पे देखेंगे तभी मिलेगा, डेल पे नहीं मिलेगा, लेनोवो पे नहीं मिलेगा। ये इसकी पहचान है और इसको बोलते हैं व्यापार चिन्ह। ट्रेडमार्क, ये भी इंसान अपने दिमाग से सोच के बनाता है, तो ये ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट, यहाँ पे क्या होता है, जब कोई मशीन घर पे खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? एक यूजर मैनुअल होता है, गाइड होता है, जिसमें लिखा होता है हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस मशीन, कैसे ये मशीन चलेगी, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, ये लिखा होता है। हम आप तो नहीं लिख सकते, जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया वही लिख सकता है और अपने दिमाग से सोच के लिख सकता है कैसे इसको चलाना है, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। तो बच्चों, जब कभी लिखने पढ़ने का काम, लिटरेरी वर्क करते हैं, कोई किताब लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई कविता लिखता है,
कोई आर्टिस्टिक वर्क यानी कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, छोटे छोटे बच्चे आजकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग करता है, कोई म्यूजिक कंपोज करता है। तो इस तरह की तमाम चीजें कॉपीराइट के अंदर आती है। तो वो अगर उसमें क्रिएटिविटी की है, वो आपका नया है, तो उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। तो इसका यूजर मैनुअल कॉपीराइट है। आप अगर आपके घर में पुराना लैपटॉप या मोबाइल फोन है तो ओपन करके देखिएगा, मकड़ी के जाल की तरह, स्पाइडर की तरह उसके अंदर में कुछ इस तरह का होता है, जिसे हम साइंस की भाषा में सर्किट कहते हैं। तो ये जो सर्किट है, ये भी इंसान अपने दिमाग से सोच के बनाता है, और ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा था कि एक ही गुड्स के अंदर, एक ही सामान के अंदर कितनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। रेनॉल्ड्स का पेन ले लीजिए, पेन होता है आपके पास, पेन के अंदर यहाँ पे बॉल पॉइंट होता है, पेन के अंदर इंक होता है। जो केमिकल कंपोजिशन है, ये एक टेक्नोलॉजी है। कंपोजिशन एक केमिकल कंपोजिशन एक टेक्नोलॉजी है, ये आविष्कार था, तो इसके लिए इसको पेटेंट मिला। इस रेनॉल्ड्स के पेन पे रेनॉल्ड लिखा हुआ है, ये आप सिर्फ रेनॉल्ड के पेन पे ही ये वर्ड लिखा हुआ देखेंगे, ये इसका ट्रेडमार्क है। पूरे भारत में, चाहे आप नोएडा के अंदर पेन खरीद लीजिए, दिल्ली में आके खरीद लीजिए, यूपी में खरीद लीजिए, बिहार में खरीद लीजिए, कहीं खरीद लीजिए, रेनॉल्ड्स पेन लेंगे तो यही डिजाइन का आपको पेन मिलेगा। ये इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से एक गुड्स के अंदर, एक सामान के अंदर बच्चों कई सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो हम इसका क्या करें। जैसे देखिए, जैसा मैम ने आपको पहले बताया कि हम जमीन खरीदते हैं, कोई हम लैंड खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम जाकर के उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। क्यों कराते हैं, कभी आपने सोचा? इसलिए पापा जब जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हम अपनी ऑनरशिप, मालिकाना हक साबित कर सके, ये हमारा है, ये मेरा ही है, आपका नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए देयर मस्ट बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे हम ये कह सके, किसी का ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, किसी का प्रूफ होना चाहिए। ऐसा तो हम चिल्लाते रहे कि ये पूरा दिल्ली हमारा है, नोबडी इज गोइंग टू लिसन मी, कौन सुनेगा? ये पूरा बिल्डिंग हमारा है, नोबडी इज गोइंग टू लिसन मी, कौन सुनेगा? देयर मस्ट बी सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो इसीलिए अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल देखिए, आपके आजादी के अमृत महोत्सव पे आपके प्रिंसिपल सर ने आपसे कहा कि पूरे बच्चों आप लोग एक आर्टिकल लिखो, पिछले 75 ईयर्स में हमारे देश ने क्या खोया क्या पाया। सारे बच्चे लग गए आर्टिकल लिखने के लिए, लिख रहे हैं सब। आपने क्या किया? इंटरनेट से जहां तहां से मटेरियल कलेक्ट किया, आपने स्टडी की, हिस्ट्री पढ़ी, और आपने पुरानी चीजों के एनालिसिस की। उसके बाद सबको अपने माइंड में रख करके अपने अल्फाज में, अपनी लैंग्वेज में 2-4 पन्ने लिखे कुछ। ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था। अब क्या किया? अगले दिन असाइनमेंट सबमिट करना है प्रिंसिपल मैडम को या टीचर को, तो क्या हुआ? ये सर को, जिसको भी सबमिट करना, उससे पहले अनफॉर्चुनेटली आपका वो जो असाइनमेंट था वो चोरी हो गया या कहीं आपसे लॉस्ट हो गया। उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखा, उसकी कोई पहचान नहीं है, किसी बच्चे का हाथ लगा जाकर के सबमिट कर दिया, और अनफॉर्चुनेटली वह इतना पसंद आया ऑथोरिटी को कि उन्होंने डिसाइड किया, शाबाशी दी सारे बच्चों के सामने में, और डिसाइड किया कि हम कल इसको पब्लिश करेंगे कॉलेज के न्यूज आर्टिकल्स में। अब देखिए, काम आपका, मेहनत आपकी, आपने जी जान लगाया, उसको तैयार किया, लेकिन उसका रिवार्ड आपको नहीं मिला, किसी और को मिल रहा है। तो इंसान की फितरत है, और ये होनी चाहिए कि अगर हम कोई काम करते हैं तो उस पर हमारा नाम होना चाहिए। अगर हमने इसे क्रिएट किया है तो क्रिएटर का नाम होना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास है, और अगर आप उसको अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जिस तरीके से आप ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी जमीन, तो कल को फ्यूचर में कोई आदमी उसका मिसयूज करेगा, कोई उसको लेगा, तो आप उसको रोक नहीं पाते, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो मुझे उसका प्रोटेक्शन कराना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर आप जो ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी है, तो हमको तो जो वास्तविक संपत्ति, जो रियल संपत्ति, उसका फायदा लॉस समझ में आता है। अगर हमारे पास एक मकान है तो उस मकान में मैं रह सकता हूँ, समझ में आता है। जमीन है, उस जमीन से हम गल्ले उपजा सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, पेट भरता है हमारा उससे, ये समझ में आता है। कार है तो हम समझ में आता है कार से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप गोल्ड है तो हम गोल्ड से समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पहन सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी, इससे हम क्या कर सकते हैं? तो माई आंसर इज दैट, जो काम आप एक वास्तविक संपत्ति से कर सकते हैं, वह सारे के सारे काम आप बौद्धिक संपदा से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर किसी बच्चे ने पेंटिंग की है, उस पेंटिंग को अपने घर में लगा सकता है, खुद ही यूज कर लिया, उस पेंटिंग को एग्जीबिशन में ले जाकर उसको बेच सकता है, उससे पैसा कमा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपकी कोई, जैसे आपका मकान है, जैसे आपकी जमीन है, अगर आपके नाम है, तो कोई भी इंसान बिना आपकी इजाजत के वह प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपका राइट है। उसी तरीके से अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपने प्रोटेक्शन करा रखी है, तो बिना आपकी इजाजत के, बिना आपकी परमिशन के कोई आदमी उसको यूज नहीं कर सकता।
तो ये वह सारे काम कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जो आप एक बौद्धिक संपदा से, जो आप एक वास्तविक संपत्ति से कर सकते हैं। बच्चों, आपके इलाके में किसी शख्स के पास 100 एकड़ जमीन होगी, पूरे इलाके में लोग कहते हैं फला बाबू है, 100 बीघा जमीन है इनके पास, 100 एकड़ जमीन है इनके पास, 10 BMW कार है। ये उनके लिए फख्र की बात है, प्राइड का विषय है। लेकिन आपने कभी अपने शिक्षक से, कभी टीचर से ये कहते हुए क्लासरूम में नहीं सुना होगा कि हमारे पास घर पे 100 एकड़ जमीन है, हमारे पास 10 मकान है या गाड़ी है। वो कभी इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन कभी कभी आप उनके मुंह से ये बात जरूर सुन सकते हैं कि मैंने 10 किताबें लिखी थी, मैंने 10 किताबों का ऑथरशिप है, मेरे पास 2 पेटेंट है, मैंने 10 आर्टिकल लिखे हैं जब मैं रिसर्च कर रहा था, या मैंने ये कविताएं पाठ की है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ये मेरी किताब लिखी हुई है। ये क्या है? उस टीचर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस आदमी जो आपको एक्सप्रेस कर रहा है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और किसी के पास 100 एकड़ की मिल्कियत है, उसका मालिक है, वो उसके लिए इज्जत की विषय है। और इस टीचर के लिए, इस शिक्षक के लिए ये उनकी इज्जत और प्राइड का फख्र की बात है। तो अगर किसी के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो ये भी एक फख्र है, ये प्राइड है। और साइंटिफिक कम्युनिटी में या पढ़े लिखों के तत्वों में कहीं भी चले जाए, ये फख्र का बात होता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक वास्तविक संपत्ति, एप्पल है, मान लीजिए एक एप्पल एक वास्तविक संपत्ति है, उसको 4 भाइयों में आप खाइएगा तो थोड़ा थोड़ा कम फ्लेवर, कम मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक म्यूजिक कंपोज की है, पूरी दुनिया में एक साथ लोगों को सुना दीजिए, कोई आदमी ये कंप्लेन नहीं कर सकता बच्चों की आपने उसको सुनाया है और मुझे नहीं सुना, उसकी वजह से मुझे थोड़ा कम सुनाई दिया। Nobody can claim these things because intellectual property generally बांटने से कम नहीं होता, बांटने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कम नहीं होता। अगर आपके, मेरे पास जमीन है, कोई आदमी आके कहता है कि भैया 1 दिन के लिए जमीन दे दीजिए, आप हमें इस पे कुछ करना है, ठीक है, हम देते देंगे, समाज में रहते हैं, लेकिन मन में तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है कि हमारी चीज को ये क्यों इस्तेमाल करेगा। लेकिन देखिए, अगर किसी टीचर ने किताब लिखी है, वो पूरी दुनिया में जितने लोग किताब पढ़ेंगे, उस टीचर का सीना चौड़ा होता है, फख्र से कहता है कि मेरी किताब लोग पढ़ रहे हैं। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ताकत, और इसे आपको पहचानना है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बांटने से कम नहीं होता, बांटने से दर्द भी महसूस नहीं होता, लेकिन वास्तविक संपत्ति बांटने से दर्द महसूस होती है। ये आप इसको फील कर सकते हैं। हमारी किताब है, हमारी म्यूजिक है, जितने लोग पढ़ेंगे उतना मुझे फख्र महसूस होगा, उतना मेरे प्राइड है, उतना मेरा नाम होगा, इज्जत होगा। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक प्राइड का विषय है। अब आने वाली स्लाइड में आपको अभी तक मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की थी। अब आने वाले स्लाइड में मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रकार के बारे में बात करूंगा। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बच्चों, पेटेंट का नाम हर वो आदमी लेता है। अब ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रचलित है, फेमस है। अक्सर आप सुनते हैं, अरे इससे बात करना फजूल है, ये उसका पेटेंट आदमी है। मतलब अगर आप इस वर्ड के ऊपर ध्यान से गौर सुनिएगा तो क्या कह रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि ये आदमी, उसका राइट है, जो कहेगा वही सुनेगा, हमारी बात क्यों सुनेगा। यही एक्चुअल में पेटेंट भी यही होता है। लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से बताता हूं कि जब कोई आप आविष्कार करेंगे, जब कोई आप इन्वेंशन करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, उस टेक्नोलॉजी की एवज में आपको भारत सरकार एक मोनोपोली राइट देती है, और उसी राइट को हम पेटेंट कहते हैं। तो पता ये चला कि जब हम आविष्कार करेंगे तब पेटेंट मिलेगा। किताब लिखना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बट उसके लिए पेटेंट नहीं मिलता। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके लिए पेटेंट नहीं मिलता। पेटेंट किस चीज के लिए मिलता है? आविष्कार के लिए मिलता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कैसा राइट है? ये एक्सक्लूसिव राइट है। जिस तरह से जमीन रजिस्ट्री करा देते तो आपका हो जाता है, उस तरह से अगर आपको पेटेंट मिल गया तो वो आपकी संपत्ति, ये आपकी मोनोपोली राइट है। ये राइट कौन देता है? ये अधिकार कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जिस आदमी को पेटेंट मिल जाता है उस आदमी को पेटेंटी कहते हैं, और जिस सामान के लिए पेटेंट मिलता है उसको पेटेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। ये पेटेंट 20 ईयर्स के लिए आपको दिया जाता है, 20 सालों के लिए मोनोपोली राइट आपको दी जाती है। अगर मुझे पेटेंट मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पेटेंट मिल जाए तो उसको मैं कमर्शियलाइज कर सकता हूँ। जिस तरह से एक जमीन बिकती है और खरीदते हैं, उस तरीके से आप एक पेटेंट को बेच सकते हैं, पेटेंट को खरीद सकते हैं। पेटेंट भी एक संपत्ति है। नाउ पेटेंट आपको भारत सरकार क्यों देती है? जब भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप अपने इन्वेंशन का, आविष्कार का पूरा खाका देते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या बनाया है। जब आपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज करते हैं, उसके बदले भारत सरकार आपको पेटेंट देती है। नाउ क्वेश्चन यह है कि इससे भारत सरकार का क्या फायदा है? तो भारत सरकार का यह फायदा है कि भारत सरकार के नॉलेज में टेक्नोलॉजी आएगी कि हमारे कंट्री में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। उससे आपका क्या फायदा है? आपका यह फायदा है कि अगर आप अपने आविष्कार को पेटेंट नहीं कराएंगे, जिस तरह से अगर आपकी जमीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, 10-5 साल तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपके चले जाने के बाद आपके बाल बच्चों को कब्जा नहीं होने देगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो नोबडी कैन क्लेम दैट लैंड्स,
उसी तरीके से अगर पेटेंट है, अगर आपके पास पेटेंट है, आपके पास अधिकार है आपके इन्वेंशन का, तो ये आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इस पे दूसरा आदमी कोई दखल नहीं दे सकता। इसलिए कोई दूसरा आदमी अगर आप रजिस्टर नहीं कराएंगे, कोई दूसरा आदमी उसको यूज करेगा, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि वही आपका चीज है और कोई मानने को तैयार नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इसीलिए पेटेंट कराना जरूरी है। ना एक और क्वेश्चन होता है कि सर ये बतलाओ कि मोनोपोली राइट सरकार किसी को क्यों देती है, इससे तो हमारा नुकसान है, किसी को आपने दे दिया तो हमें क्या मिला, हमें तो नुकसान, आम जनता को तो नुकसान है। ऐसा नहीं है, एक इसके पीछे बहुत सारी फिलॉसफी है। आप फिलॉसफी इस पे डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट बेसिक फिलॉसफी मैं समझा रहा हूँ। जिस तरह से एक बच्चा टॉप करता है यूनिवर्सिटी में तो उसको क्या मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है। क्यों दिया जाता है, कभी आपने सोचा? इसके पीछे दो मकसद होती है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मकसद यह है कि उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो उसको कुछ अवार्ड सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। दूसरा सम्मान क्या है, दूसरी बात क्या है, जो सबसे बड़ी मकसद है, हिडन मकसद है ये, कि दूसरे बच्चों को मोटिवेट करना कि आप अगर ऐसा ही पढ़ाई करेंगे, इतना कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे, तो आपको जो है ना गोल्ड मेडल दिया जाएगा। उसी तरीके से भारत सरकार चाहती है कि अगर हम एक तो जो इन्वेंशन किया है उसको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, दूसरी बात यह है कि जो रियल और भी साइंटिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, उनको इंकरेज किया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे लाने के इंकरेज किया जाए, इसलिए पेटेंट दिया जाता है। तो एक बात यह है कि अगर हमारे पास पेटेंट होगा तो हमारे कंट्री के पास क्या होगा, पेटेंट अपने साथ, एक अच्छा पेटेंट अपने साथ मिलियंस जॉब क्रिएट कर सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है, उससे हमारे कंट्री की इकोनॉमिक अच्छा हो सकता है। आप आज के जमाने में जितनी भी डेवलप कंट्री है उनके पास जाए, उनके देखिए, उनके पास सबके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है आज वही रईस देश है, वही डेवलप कंट्री है। तो हमारे पास भी अगर टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन और टेक्नोलॉजी की दरकार है बदलते हुए जमाने में। तो इसके लिए हम साइंटिस्टों को और मेहनत की जरूरत है और उससे हमको रिसर्च को, इनोवेशन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नाउ व्हाट विल हैपन, पेटेंट एक टेरिटोरियल राइट है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि अगर आपको पेटेंट मिला है किसी चीज के लिए, किसी इन्वेंशन के लिए, तो उसका अधिकार कौन देता है, भारत सरकार, और भारत सरकार का जुरिडिक्शन भारत के अंदर है। तो अगर आपको पेटेंट मिला है तो वो आपकी मोनोपोली राइट अपने ही देश में है, दूसरे देश में नहीं है। हमने आपको पेटेंट दे दी, आप जाके अमेरिका में कहते हैं कि लुक हमारे कंट्री में मुझे पेटेंट मिला है, मुझे भी यहाँ मोनोपोली राइट है, हम जैसे मर्जी वैसे करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक समझना इसको। चूंकि हमारे पास एक फ्लैट है, वही मैं आपके नाम कर सकता हूँ, मैं 4 फ्लैट आपके नाम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं, मेरा राइट नहीं है। तो भारत सरकार का जो जुडिक्शन है वो भारत के ऊपर है, तो भारत में आपको मोनोपोली राइट दे सकता है, बाहर नहीं। हाँ, लेकिन हमारा एग्रीमेंट है दूसरे कंट्री के साथ कि हम आपके सिटीजन को पेटेंट देंगे, आप हमारे सिटीजन को पेटेंट देना। तो ये आप कर सकते हैं कि आप इंडिया में पेटेंट लेकर के, अगर आपको लगता है कि आपका इन्वेंशन बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे कंट्री में भी पेटेंट ले सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, हमारा एग्रीमेंट है, हम उनके सिटीजन को पेटेंट देते हैं, वो हमारे सिटीजन को पेटेंट देगा। तो ये टेरिटोरियल राइट का मतलब होता है। नाउ अब एक बात मैं आपको बतला दूं कि किस तरह के इन्वेंशन को, किस तरह के आविष्कार को हम कैसे समझें कि यह आविष्कार हमारा पेटेंट के लायक है। तो एक आविष्कार में, एक इन्वेंशन में 3 बातें अगर है तो वो पेटेंट करा सकते हैं। एक बात तो यह है कि जो चीज आपने बनाई है, जो चीज आपने इजाद की है, वो नया होना चाहिए। नया कहने का मतलब इससे पहले में दुनिया में उस तरह का कोई चीज नहीं होना चाहिए, आविष्कार होना चाहिए, नया होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ रहे हैं उसमें आपने कौन सा ऐसा फीचर ऐड कर दिया, क्या ऐसी चीज मॉडिफाई कर दी, क्या ऐसा टेक्निकल एडवांसमेंट ला दिया कि वो पहले की टेक्नोलॉजी से के कंपैरिजन में अब जो आप टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं वह बेहतरीन है, उससे इंसान की जिंदगी आसान हो गई। मिसाल के तौर पे कोई आदमी कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाया पहले, और उसकी जो मेडिसिन है 10 दिन में बनती है, और आपने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर दिया कि 1 दिन में बना देंगे। ये टेक्निकल एडवांसमेंट है। आपने एक ऐसा फार्मूला बनाया कि वो उसका कॉस्ट पहले 1000 में बिकती थी, और आपके दिए हुए सुझाए हुए फार्मूले से वह 100 रुपीज में बिकेगी। ये टेक्निकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसके अंदर में। तो इस तरह का कोई भी काम अगर करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका इन्वेंशन, आपने जो आविष्कार किया है वो पेटेंट के लायक है। और लास्ट नॉट लिस्ट, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, मतलब आसान शब्दों में बताऊं आपको तो इसका मतलब ये हुआ कि
आपने जो इन्वेंशन किया है, आपने जो आविष्कार किया है, उससे आम जनता को क्या फायदा है, उसका इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है। पेटेंट, अगर आपके पास कोई इस तरह का इन्वेंशन है, उसका पेटेंट करा सकते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्म्स वगैरह दाखिल करना पड़ता है। एक फॉर्म 1 है, इसमें अंदर में ये जानकारी देनी पड़ती है कि कौन इन्वेंटर है, कौन एप्लीकेंट है, एड्रेस वगैरह बताना पड़ता है। फॉर्म 2 के अंदर ये बताना पड़ता है कि आपने क्या इन्वेंशन की है, आपने उसको बताना पड़ता है, और क्या भारत सरकार से आप क्लेम करना चाहते हैं। जिस तरह से आप एक मकान की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है और वेस्ट में क्या है, और आप क्या चाह रहे हैं। ये इसकी बाउंड्री हो गई, और यहाँ पे आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा लैंड है, ये मुझे दिया जाए। तो यहाँ भी आपको ये बताना पड़ता है कि हमने क्या इन्वेंशन की है और मुझे क्या राइट, भारत सरकार से आप कौन सी राइट, कौन सा अधिकार मांग रहे हैं, वो बताना पड़ता है। फॉर्म 3 के अंदर ये बताना पड़ता है कि इससे पहले और दूसरे कंट्री में आप कहाँ कहाँ गए हैं। फॉर्म 5 में कौन कौन आविष्कारक है, इन्वेंटर का नाम लिखना पड़ता है। फॉर्म 18 में ये बताना पड़ता है कि आप हमारे आविष्कार का एग्जामिनेशन कीजिए और मुझे पेटेंट दिया जाए, इसके बारे में बताया। ये सब कुछ फॉर्म्स अगर आपको फाइल करना है पेटेंट, तो ये सब फॉर्म को जरूरी है, फाइल करना पड़ता है। नाउ एक नॉर्मल रूट है पेटेंट लेने का, एक दूसरा है कि अक्सर सोचते हैं कि कोई जल्दी लाइन है क्या जहां से हम पेटेंट ले सकते हैं। ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ रिफॉर्म्स किए, उसके अंदर एक एक्सपेडाइट एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है। इसको, इस पाथ को ऑप्ट करके आप विद इन 1 ईयर पेटेंट ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप है या स्मॉल एंटिटी है या आपके रिसर्च ग्रुप में कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो इस तरह का कुछ अगर आपके अंदर है तो आप अपना पेटेंट जो है एक्सपेडाइट करा करके फास्ट ट्रैक पे ला करके आप 1 साल के अंदर पेटेंट ले सकते हैं। नाउ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे, खास करके मैं प्रोफेसर से ये बात करना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं। हम लोग जनरल रिसर्च करते हैं तो हम ये क्या करते हैं, अपने पेपर को पब्लिश करते, किसी जर्नल में भेज देते हैं। जर्नल में भेजना मना नहीं है, उससे पेटेंट लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इतना काम करना कि भारत सरकार कह रही है कि फर्स्ट डिस्क्लोजर पहले आप भारत सरकार को बताएं। आज आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दें, कल आप जाकर के जिस जर्नल में भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। इवन आपको पेटेंट मिलने और न मिलने तक का वेट नहीं करना है। आज आप क्या कीजिए, पहले भारत सरकार को के पास आकर के अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज कर दीजिए, और फिर जाकर के आप जो है ना जहां चाहते हैं, जिस पेपर में चाहते हैं पब्लिश कीजिए, जिसको बताना चाहते हैं बतलाइए, उसकी पेटेंट लेने पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले पब्लिश कर दिया और उसके बाद आप अपने इन्वेंशन का पेटेंट लेना चाहते हैं तो उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्यों? सिंपल सी फिलॉसफी है, आपको एक मोनोपोली राइट दी जा रही है, और अगर आपने अपनी चीज सारी जनता को बतला दी, ये पब्लिक डोमेन में सब लोग जानता है इस टेक्नोलॉजी को, जो सब लोग जानता है, तो उसके लिए आपको कोई मोनोपोली राइट नहीं दी जाती। पहले आपको सरकार को बताना है कि ये हमने इन्वेंशन किया, फिर आपको जो मर्जी करना कीजिए, पेटेंट लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमें खास ख्याल रखा जाए कि पहले एप्लीकेशन फाइल करना है पेटेंट, फिर हमको जर्नल में पेपर भेजना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं तो मान लीजिए क्या होता है, चूंकि पेटेंटिंग सिस्टम जो होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट होता है। जैसे हम और आप दोनों एक ही लैब में काम कर रहे हैं या अगल बगल के लैब में काम कर रहे हैं, आपने पहले इन्वेंशन कर लिया, आप दोनों आदमी सेम पे काम कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपने पहले पेटेंट फाइल कर लिया, हमने बाद में किया, तो जो पहले फाइल करेगा उसको पेटेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर पेटेंटिंग सिस्टम में पहले कौन डिस्क्लोज किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्व रखता है। तो ऐसे केसेस में क्या कहती है सरकार कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और 90% आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ 10% आपका वर्क बचा हुआ है, या आपने 80% कंप्लीट कर लिया, 20% बचा है, और आपको लगता है कि बचा हुआ वर्क हम 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो जल्दी से आइए पेटेंट फाइल कर लीजिए। फुल डिस्क्लोज इन्वेंशन करने की, फुल कंप्लीट इन्वेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने 90% कवर कर लिया है, 10 स्टेप का रिएक्शन है, 8 बता रहे थे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको पेटेंट कराना है तो एक आम इंसान को 6000 के आसपास रुपीस खर्च होता है पेटेंट कराने के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं है कि ये, आप इस स्लाइड में देखिए थॉमस अल्वा एडिसन को अगर आप देखेंगे तो थॉमस अल्वा एडिसन हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बचपन से पढ़ाया जाता है कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक इन्वेंशन की, एक आविष्कार किया, और इस आविष्कार को पेटेंट मिला था। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बता रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो इन्वेंशन है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रॉकेट साइंस बनाएंगे तभी आपको इन्वेंशन आपको होगा, आप कोई मशीन बनाएंगे तभी इन्वेंशन होगा। छोटे छोटे काम के लिए भी इन्वेंशन हो सकता है। इस स्लाइड के अंदर आप देखिए कि एक किसी आदमी ने एक प्रॉब्लम समझी। प्रॉब्लम क्या है कि एक बच्चे को नहलाया जाता है तो उसके आईज में सोप वाटर जाता है,
तो उससे वो चिल्लाता है, क्राई करता है। तो ये प्रॉब्लम थी। सॉल्यूशन क्या हुआ, किसी ने एक प्लास्टिक सीट ऐसी बना दी और उससे क्या हो रहा है, देखिए अब इसको नहलाया जा रहा है, अब बच्चों की आंख में पानी नहीं जा रहा है। इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, इन्होंने कोई मशीन नहीं बनाई, इन्होंने कोई कोरोना वायरस का मेडिसिन नहीं बना दिया। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है जो एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही है और ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि पेटेंट जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। अगर छोटी भी इन्वेंशन है और जिससे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उनका भी हम पेटेंट करा सकते हैं अगर इस तरह का हमारे पास इन्वेंशन है तो। नाउ एक बात मैंने यहाँ पे बोली थी कि अगर आपके पास कोई मतलब इन्वेंशन करना है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी ही इन्वेंशन कर सकता है। हम छोटे जगह से है या हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम इन्वेंशन नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंशन तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इंसान के दिमाग की उपज है, इंसान अपने दिमाग से क्रिएट करता है। और ये क्या है, माइंड तो सबके पास होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो या हो, कोई भी हो, सबके पास माइंड होता है। तो कोई भी आदमी अपने इन्वेंशन को कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इस स्लाइड में मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास इस तरह का इन्वेंशन हो तो आपका स्टेट न्यू दिल्ली जुरिडिक्शन में आता है, यहाँ पे आकर के ऑनलाइन या ऑफलाइन आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और पेटेंट ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये भी एक्सक्लूसिव राइट है गिवन टू द क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ योर ऑथरशिप। जो काम आप, कौन सा काम, इस तरह का काम, कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई ड्रामेटिक वर्क है, कोई म्यूजिकल वर्क है या साउंड रिकॉर्डिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, इस तरह का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो इसके लिए आपको कॉपीराइट दिया जाता है। जैसे लिटरेरी वर्क है, इसमें लिखने पढ़ने का काम, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई किताब लिखता है, तो उसके लिए। कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई ड्राइंग पेंटिंग करता है, कोई म्यूजिक कंपोज करता है, तो इन सब कामों के लिए आपको कॉपीराइट ले सकते हैं अगर आपने नया किया है, आपने उसमें कोई क्रिएटिविटी डाली है तो। एक बात मैं आपको यहाँ समझा दूं, पेटेंट अगर लेना है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी भारत सरकार के पास। लेकिन कॉपीराइट, अगर किसी बच्चे ने 4 लाइन कोई कविता लिख ली है, चाहे आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिख ली है, तो कोई जरूरी नहीं है जाकर के कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। सिर्फ आपने कोई चीज लिखी 4 लाइन और ये आपकी क्रिएटिविटी है, नहीं है, आप क्या करें, सी लिख के सर्कल कर दें, अपना नाम लिख दें और डेट डाल दें, हो गया कॉपीराइट। आप स्लाइड बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, कहीं आपको प्रेजेंट करना है, आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया नहीं, अपने माइंड से बनाया है, तो उसको आप कॉपीराइट अपना सी लिख के सर्कल कर दीजिए, ये आपकी क्रिएटिविटी, आपने बनाया है, तो वो आपकी नई चीज है, उसका कॉपीराइट करा सकते हैं। तो कॉपीराइट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि भारत सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करें। जिस दिन आप क्रिएट करते हैं उसी दिन आपको वो कॉपीराइट, अगर यूनिकनेस उसके अंदर है तो उसका कॉपीराइट आपके पास है। एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि कॉपीराइट के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आइडिया बिल्कुल नया होना चाहिए, कि ये इनोवेटिव आइडिया और मेरे ही मन में आया और किसी के नहीं। जैसे आप किताब लिखते, 10 किताबें पढ़ेंगे, आइडिया वहीं से आएगा। आइडिया पुराना हो सकता है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने का तरीका, उनको व्यक्त करने का तरीका, आपने अपने शब्दों में उसको लिखा, एक रिएक्शन को समझाने का या एक इवेंट को समझाने का, एक्सप्लेन करने का, एक प्रोफेसर के पास 10 तरीका हो सकता है। तो आपने अगर कोई नए तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और नए शब्द डाले हैं, नए तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज में क्रिएटिविटी आपने अगर लगाई है तो आपका नया है और उसका आप कॉपीराइट करा सकते हैं। तो कॉपीराइट कराने के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना, सी लिख के सर्कल भी लिख देने से कॉपीराइट हो जाता है। तो आपने जो काम करना है उसमें क्रिएटिविटी लाना है। और अगर आपके पास किसी भी चीज का कॉपीराइट है तो कॉपीराइट के अंदर बेसिकली 2 तरह की राइट आपके पास है। एक को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक राइट और एक को बोलते हैं मोरल राइट। ये जो इकोनॉमिक राइट होता है क्या होता है, जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाऊं कि अगर आपने किताब कोई लिखी है, बुक लिखी है, तो उस बुक को किसके पास पब्लिश करना है, किसके से रिलेटेड रॉयल्टी किसको बेचनी है, या कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक तक कैसे इसको एक्सेस कराना है, ये सारी चीज आपकी राइट है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक राइट। एक और राइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोरल राइट। इसको अगर आसान तरीके से मैं समझाऊं तो इसको ऐसे बता सकता हूं कि जैसे आप किताब लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, पब्लिशर के साथ 5% या 10% पे रॉयल्टी भी फिक्स कर देते हैं कि आप ठीक है, अपना मेरी बुक लो, आप प्रिंट करो, बेचो, पैसा मुझे 10% दे देना, जितनी कॉपी बिकेगी उसका। ये उस समय आप अपना कॉपीराइट क्या करते हैं, आप बेच रहे होते हैं। कौन सी राइट, इकोनॉमिक राइट बेच रहे होते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए उस किताब के अंदर कोई चेंजेस करनी है,
कोई एडिशन या डिलीशन करना है, वो पब्लिशर बिना आपके परमिशन के नहीं कर सकता। यानी ये कौन सी राइट है? ये मोरल राइट है। ये जो मोरल राइट होती है, इस राइट के अंदर में इवन दो इकोनॉमिक राइट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मोरल राइट हमेशा हमेशा ऑथर के पास रहता है। ये आपकी राइट है और इसे कोई उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, नॉन ट्रांसफरेबल राइट होती है। तो अगर आपके पास कॉपीराइट है, ये सारे अधिकार हैं। अब जिस तरह से पेटेंट 20 ईयर्स के लिए दिया जाता है, कॉपीराइट जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक ये आपका अधिकार है। इवन आपके डिसीज के बाद 60 ईयर्स तक आपका अधिकार आपके पास, आपके बाल बच्चों को मिलेगा इसका अधिकार। नाउ अगर कोई जरूरी नहीं है कॉपीराइट कराना, लेकिन अगर कॉपीराइट करा लेते हैं तो कल को कोई फ्यूचर में कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास स्ट्रांग होंगे। इसके लिए आपको 500 रुपीज का खर्च आएगा। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऑफिस है दिल्ली के अंदर, द्वारका सेक्टर 14 में। यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर के आप अपने कॉपीराइट करा सकते हैं। ये फॉर्मेट है कॉपीराइट का, जिसमें आप कॉपीराइट करा सकते हैं। नाउ यहाँ पे एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ट्रेडमार्क, जिसको हिंदी में हम लोग व्यापार चिन्ह कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? ये दो गुड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, इस शूज के ऊपर एडिडास लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइक लिखा हुआ है। ये एक साइन है, एक सिंबल है जो इसकी पहचान है। बच्चों, अगर मैं यहाँ से इसको मिटा दूं, इसको हटा दूं और चौराहे पे जाकर के बैठ जाऊं, बोले कि 4000 इसको परचेज कर लो, नोबडी इज गोइंग टू बाय इन द 4000, बिकॉज इसकी पहचान, इसकी वजूद हमने खत्म कर दी। तो यही इसकी पहचान थी और यही इसकी कीमत थी, तो ये खत्म हो गया। तो ट्रेडमार्क जो होता है वो क्या होता है? एक साइन होता है। और साइन किस शक्ल में हो सकता है? तो किसी वर्ड के शक्ल में, किसी डिजाइन के फॉर्म में, किसी लेटर के फॉर्म में, न्यूमेरल के फॉर्म में, शेप के फॉर्म में, स्लोगन के फॉर्म में, कलर के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, स्मेल के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में। इन सभी फॉर्म में आप किसी भी चीज का ट्रेडमार्क करा सकते हैं। जैसे कहता है डिजाइन, ये बोतल देखिए, अगर इस बोतल को देखेंगे, कोको कोला का बोतल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाए, इसी बोतल के शेप में आपको ये कोको कोला मिलेगा। ये इसका ट्रेडमार्क है कि इसी बोतल की शक्ल में आपको उसका कोको कोला मिलेगा। आप मैकडोनाल्ड का देखिए, ये जो है एक लेटर है, ये क्या होता है? एम लिखा होता है। देखिए इसके अंदर आप अगर नोटिस किया हो तो देखिए यहाँ पे कलर देखिए येलो कलर का होता है। कहीं भी मैकडोनाल्ड देखेंगे, इसी एम येलो कलर में लिखा होता है। ये एक कलर है और ये एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो ये आपका मोनोपोली राइट होगा। जिस तरह से पेटेंट एक मोनोपोली राइट है, इससे आपके प्रोडक्ट का रिपुटेशन बढ़ेगा, ब्रांडिंग कर सकते हैं उससे, और जब ब्रांडिंग होगी तो उससे आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो जैसे एप्पल का ट्रेडमार्क है, वो उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी को बतलाता है। तो अगर एक ब्रांड है और रिपुटेशन है तो उससे आपके बिजनेस का रिपुटेशन भी बढ़ सकता है। तो फ्यूचर में जब कभी भी कोई आप बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं या कोई काम करते हैं, कोई भी अपना काम करते हैं, तो अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं फ्यूचर में पढ़ाई करने के बाद, या अभी आप अपना कोई काम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप एक लोगो अपने कंपनी का अपना बना सकते हैं। जिस तरह से आपके कॉलेज का एक लैंड है, ये एक वास्तविक संपत्ति है, आपके कॉलेज का एक लोगो भी है, वह ट्रेडमार्क है, वह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। राइट, अगर आर लिख करके सर्कल लिखा, उसका मतलब क्या है कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि ये संपत्ति किसी को, ये ट्रेडमार्क किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को दे रखी है, ये किसी की संपत्ति है और इसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एक लैंड किसी का है तो बिना उसके परमिशन के हम यूज नहीं करते, उस तरह से अगर किसी का कोई ट्रेडमार्क है, उस पर आर लिख करके सर्कल है, इसका मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और उसको हमको बिना उसके परमिशन की इजाजत के यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए आर लिख के सर्कल है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आर लिख करके सर्कल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो कल को फ्यूचर में इस तरह का कोई भी ट्रेडमार्क हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिना इसकी परमिशन के। ट्रेडमार्क भी एक मोनोपोली राइट है। 10 ईयर्स के लिए भारत सरकार आपको राइट देती है। फर्दर अगर आप चाहें तो 10 ईयर्स के लिए आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसको हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? अगर किसी इलाके की कोई चीज, भारत के किसी कोने की कोई चीज, वह कौन सी चीज हो सकती है? कृषि के क्षेत्र में, वस्तुकला के क्षेत्र में, या आप क्या कह सकते हो उसको, ऊपर नेचुरल रिसोर्सेस कोई ऐसी है जो आपके इलाके में है और उस क्वालिटी का चीज सिर्फ आपके ही इलाके में मिलती है और कहीं नहीं मिलता उस क्वालिटी का वो सामान, तो ऐसे चीजों के लिए भारत सरकार आपको जीआई टैग देती है। और जीआई टैग क्या होती है, अगर आप उसको आसान भाषा में समझाऊं तो जीआई टैग अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा है तो उसकी उत्पत्ति, उसकी ओरिजिन का पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा और उसकी क्वालिटी का पता चलता है। जैसे यूपी का इलाहाबादी अमरूद, इसको भारत सरकार ने जीआई टैग दे रखा है। इसकी जो क्वालिटी है और किसी भी अमरूद में इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की खासियत, इस तरह की खुशबू नहीं मिलती, तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है जो इलाहाबाद के आसपास होता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपके गोरखपुर का जो टेराकोटा है, इससे डिफरेंट कलाकार लोग मूर्तियां बनाते हैं और इस तरह की जो क्वालिटी है बनाने की, सिर्फ
आपको गोरखपुर के इलाके में मिलती है, तो इसको भी भारत सरकार ने जीआई टैग दे रखा है। आपके आगरा का मार्बल, सहारनपुर का ये वुडन क्राफ्ट, ये सब चीजें जो है यूनिक क्वालिटी है जो इसी एरिया में पाई जाती है और इनको भारत सरकार ने जीआई टैग दे रखा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इंडिया में अदर स्टेट के, जैसे बिहार का मुजफ्फरपुर का शाही लीची, बिहार की मधुबनी की पेंटिंग, बंगाल और उड़ीसा का रसगुल्ला, कोल्हापुर का चप्पल, नागपुर का ऑरेंज, कांजीपुरम की सिल्क साड़ी, बनारस की सिल्क साड़ी, दार्जिलिंग का टी जिन्हें नॉलेज के लिए बता दूं, ये भारत का फर्स्ट जीआई टैग इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था। दार्जिलिंग के टी को जीआई मिला था सबसे पहले भारत में। ये कुछ इमेजेस है जो आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट के, जैसे मुजफ्फरपुर की लीची है, ऑरेंजेस है, ये सब जीआई टैग है। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीआई टैग लगा हो उससे क्या बेनिफिट है, तो इससे उस प्रोडक्ट की ओरिजिन का पता चलेगा कि ये कहां से उत्पन्न हुआ है, उसकी क्वालिटी का पता चलेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जीआई टैग लगा हुआ है तो क्वालिटी का पता चलेगा, उसकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपके इलाके के सामान को ज्यादा खरीदेंगे, परचेज करेंगे, उससे आपके इलाके की इकोनॉमिक बढ़ेगी। अगर किसी प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग है तो उसका डिमांड ज्यादा होता है और उस एरिया में जो वास्तुकला के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं तो उसको रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। या फार्मर अगर उस तरह का कोई काम कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में। यूपी का एक और आपको जीआई बता दूं, बासमती राइस, दो तीन स्टेट के साथ, यूपी और हरियाणा और आई थिंक पंजाब, 3 स्टेट्स के साथ मिलकर के उसको जो है ना जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सब चीज आपके इलाके की खासियत है, इसकी ब्रांडिंग होती है। नाउ एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। डिजाइन 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों अगर एक ही क्वालिटी का है तो जाहिर है जिसका अपीयरेंस अच्छा होगा, जिसकी खूबसूरती अच्छी होगी, आदमी उसको खरीदता है। तो ये भी कौन क्रिएट करता है? डिजाइन से क्या होता है, अच्छा डिजाइन है तो उससे आपके आर्टिकल्स का अपीयरेंस अच्छा होता है। अपीयरेंस अगर अच्छा होगा तो लोगों को भाएगा और एक ही नजर उसको परचेज करने की कोशिश करेगा। उससे आप अपना बिजनेस इकोनॉमिक सही कर सकते हैं, आप अपने सामान को इजीली सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो ये भी इंसान अपने दिमाग से सोच के बनाता है। तो इस तरह का कोई भी काम करते हैं बच्चों तो ये भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इसका राइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10 ईयर्स के लिए देती है और फर्दर अगर आप चाहे तो 5 ईयर्स के लिए और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ ये सब कुछ शेप, डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट पे डिजाइनिंग की गई है इसकी खूबसूरती इन्हांस करने के लिए। अगर आपके पास कोई डिजाइन एप्लीकेशन है तो आपका जुडिक्शन दिल्ली पेटेंट ऑफिस है, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कीजिए, पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस होकर कोलकाता चली जाती है और आपको यहाँ से आपको एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम चलेगा। यहाँ पे एक और बात बता दूं कि एक आम आदमी को डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराने का 1000 रुपीज के आसपास खर्च है। ये सब कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो आपको फिल करना पड़ता है जब आप डिजाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं उस समय। नाउ अब मैं इस स्लाइड में सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कंक्लूड कर रहा हूं कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको आप पहले प्रोटेक्ट करें, देन लोगों को बतलाएं। ये जो राइट है आपको टेरिटोरियल राइट होता है, इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस कंट्री में आप ये राइट लेंगे उसी कंट्री में आपको अधिकार है। दूसरे कंट्री में इसका अधिकार लेने के लिए आपको वहां भी आपको ये अपना राइट लेना पड़ेगा। ये राइट कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है, मैंने आपको बताया पेटेंट 20 ईयर्स, ट्रेडमार्क 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉपीराइट होल लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स के लिए। जीआई जो है आपको 10 ईयर्स के लिए मिलता है और 10 ईयर्स के बाद इन नंबर ऑफ टाइम 10 ईयर्स के लिए उसको आप रिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से आपको लिमिटेड पीरियड के लिए आपको ये राइट दी जाती है। जैसे आपके पास कोई मकान है तो उसका आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। उसी तरीके से क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको रिन्यूअल फी पे करना पड़ता है, लेकिन कॉपीराइट के लिए कोई रिन्यूअल फी देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपका मकान है या जमीन है उस पर कोई कब्जा करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो उसको आपको लीगल एक्शन लेना पड़ता है। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है तो आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हैं। ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं है, सरकार आपको खुद ब खुद आकर के रिलीफ नहीं देगी। नाउ अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो एजेंट हायर करने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे इस स्लाइड में बताऊंगा कि कैरियर क्या है, आप क्या कैरियर बना सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में। इसमें 2 तरह की कैरियर, गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, अदर जॉब भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब होता है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में ये एंट्री लेवल का फर्स्ट पोस्ट होता है, ग्रुप 1 गस्टेड पोस्ट होता है। इसके लिए आपको एमएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। और एमएससी साइंस में जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब फील्ड में आपको एमएससी होना है।
और मिनिमम 55% मार्क्स होना है, या आपके बी या बीटेक की डिग्री है वो भी इसके इक्विवेलेंट माना जाता है एमएससी के। तो आप वो भी अगर बी या बीटेक है या प्योर साइंस है तो एमएससी है, 55% आपके पास मार्क्स है। इसका सिलेबस जो नेट जेआरएफ का सिलेबस जो है वही सिलेबस है, आप जो गेट का सिलेबस है वही सिलेबस है इसका। आप उस एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट करेगी, आप एग्जाम देंगे, इंटरव्यू होगा, सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये जॉब ऑफर हो जाएगी। तो ये एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन बन सकते हैं। इसका काम क्या होगा, नाम से जाहिर है, जिस तरह से आप कोई पेपर लिखते हैं तो क्या होता है, आपके टीचर्स आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर है कि नहीं है फिर इवेलुएट करके पास और फेल कर देते हैं। उसी तरीके से ये जो एग्जामिनर का जो पोस्ट होता है, जो इन्वेंशन हमारे पास आता है उसको गवर्नमेंट के जो पेटेंट, हमारे जो पेटेंट एक्ट है जो उसके हिसाब से वो इन्वेंशन है कि नहीं है, जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया इन्वेंशन का वो उसमें है कि नहीं है, हम देख करके फिर ये डिसाइड करते हैं कि पेटेंट हम ग्रांट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये काम होता है। तो आप ये ग्रुप एक गस्टेड पोस्ट है, ये आप उसके बाद एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क बन सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक यह है कि एलएलबी होना चाहिए आपको एग्जामिनर ऑफ, लेकिन साइंस होना जरूरी नहीं है, इसके लिए एलएलबी होना जरूरी है। एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट बन सकते हैं। सिर्फ पेटेंट में काम करने के लिए आपको साइंस होना जरूरी है, बाकी अदर के लिए साइंस होना जरूरी नहीं है, आर्ट्स का आदमी भी काम कर सकता है। नाउ अदर जॉब क्या है, पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। पेटेंट एजेंट में क्या काम होता है, जिस तरह से एक वकील होता है, एडवोकेट क्या करता है, आपके बिहाफ में आपका कोर्ट, आपका जो केस है जज साहब के सामने कोर्ट में प्रेजेंट करता है। उसी तरीके से पेटेंट एजेंट जो होता है वह आपके बिहाफ में आपके लीगल डॉक्यूमेंट को यानी पेटेंट को, आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं पेटेंट ऑफिस के सामने रखता है। ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन एडवोकेट कोई भी आदमी बन सकता है, साइंस का भी आर्ट्स का भी एलएलबी किया हो तो। लेकिन पेटेंट एजेंट हर आदमी नहीं बन सकता, सिर्फ जो साइंस ग्रेजुएट है वही इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद 55% मार्क्स होना चाहिए। ये चीज अगर आपके अंदर है तो भारत सरकार एक एग्जाम कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप रजिस्टर्ड पेटेंट हो जाएंगे और आप अपना आप कहीं भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए आपको अधिकार मिल जाएगा। नाउ और भी जॉब आप कर सकते हैं, ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं, कॉपीराइट के बन सकते हैं। सिर्फ पेटेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, बाकी कोई भी आर्ट्स भी चलेगा। तो एक और बात है, आजकल आईपीआर एनालिस्ट का पोस्ट होता है। आजकल जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, सबके अंदर आईपीआर सेल खुल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल खुल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आईपीआर सेल खुल रहे हैं। इसमें जो आईपीआर एनालिस्ट का काम होता है वो क्या करते हैं कि वो जर्नलिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको बतलाते हैं कि आप इस फील्ड में रिसर्च ना करें क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, आपको कोई फायदा नहीं होगा, पेटेंट नहीं मिल सकता, आपका इन्वेंशन इधर करें। तो ये एक काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है इसको आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मेरे गांव में प्रॉपर्टी, मैं शहर में रह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं कि कितने में बिकेगी, तो हम आसपास के लोगों से पूछते हैं कि इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। उसी तरीके से वो लोग जो बता देते हैं फिर मैं उसी हिसाब से अपना प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता हूँ। तो ये जो पेटेंट जो एनालिस्ट होते हैं, जो आईपीआर एनालिस्ट होते हैं, वो ये क्या करते हैं, जब कोई कंपनी बिकती है या मर्ज करती है तो उसके आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, उसका एसेट का इवैल्यूएशन करते हैं कि कितने का पेटेंट हो सकता है, कितने का, कितनी इसके पास पेटेंट है, कितना कॉपीराइट है, कितना ट्रेडमार्क है, इसका इवैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो ये सारी काम आप कर सकते हैं। इतना यकीन जानिए कि बहुत हैंडसम सैलरी है और बहुत रेस्पेक्टेबल फील्ड है ये, अगर आप इसमें अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी लाना चाहते हैं तो। एक और बात बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि इंडिया में, भारत में पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और सारा का सारा एक ही मिनिस्ट्री के अंदर सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है RGNIPM। अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में कोई भी पढ़ाई करनी है तो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, नागपुर के अंदर है, आप ये सारे कोर्सेज वहां से कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का लेआउट है। ये 4 जगह पे इंडिया के अंदर में ये आईपी ऑफिसेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये इंडिया में दिल्ली के अंदर है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, अहमदाबाद के अंदर भी ट्रेडमार्क ऑफिस है एक। नाउ अभी तक जो मैंने बताया बच्चों, उसके बेसिस पे 3-4 स्लाइड में क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्या कहेंगे कि उसका आप जवाब जो है आप चैट बॉक्स में डाल के दे सकते हैं या मन में ही देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि मेरा मकसद ये था कि आप अगर कोई आईपी क्रिएट किया है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आपको मालूम चले कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम किस फील्ड के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए विच टाइप ऑफ आईपी प्रोटेक्ट द पेंटिंग पेंटेड बाय आर्टिस्ट। अगर कोई आर्टिस्ट है, उसने कोई पेंटिंग की है, तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी लिखने पढ़ने का काम, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं। अगर क्रिएटिविटी आपने नहीं की है तो ये कॉपीराइट के अंदर आती है, कॉपीराइट करा सकते हैं। वर्ड प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द फैशन डिजाइनर। अगर किसी फैशन डिजाइनर ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट की है, जाहिर सी बात है फैशन डिजाइनर है तो डिजाइनिंग करेगा,
तो डिजाइनिंग को डिजाइन राइट के अंदर में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट प्रोटेक्ट द एडवांस डिस्क ब्रेक फॉर ए बाइक डेवलप बाय इन्वेंटर्स। अगर कोई इन्वेंटर्स है, उसने कोई इन्वेंशन किया है, तो इन्वेंटर है और इन्वेंशन किया, आविष्कार किया है, तो याद रखिए आविष्कार के लिए हमेशा क्या मिलता है, पेटेंट मिलता है। नाउ व्हिच ऑफ दीज इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं। मैंने आपको बताया किसी इलाके की, किसी ज्योग्राफी बेस्ड की कोई खास चीज जो बहुत फेमस हो क्वालिटी के वाइज, तो उस तरह की चीजों को, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड का हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट के फील्ड का हो, चाहे वो कोई नेचुरल रिसोर्सेस हो, तो भारत सरकार उसको जीआई टैग देती है। तो यहाँ पे नागपुर का जो ऑरेंज है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। व्हाट डज ए ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट। ट्रेडमार्क के अंदर हम किस ट्रेडमार्क राइट के अंदर किस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इन्वेंशन, नहीं इन्वेंशन को नहीं कर सकते, इन्वेंशन को तो पेटेंट प्रोटेक्ट करता है। ए वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क ऑफ आर्ट आर्टिस्टिक वर्क है ना, तो ये कॉपीराइट के अंदर जाएगा। ए लोगो, नेम एंड ब्रांड, इसको आप जो है ना ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग कैन ए पेटेंट लास्ट। जब आपको पेटेंट मिल जाता है तो कितने साल तक आपके साथ रहता है। तो जिस दिन आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया उस दिन से लेकर के आपको 20 सालों तक, 20 इयर्स तक का राइट आपके पास है। उसके बाद सरकार की संपत्ति होती है। इफ यू राइट एन ओरिजिनल स्टोरी, अगर आप कोई नई कहानी की लिखते हैं, जैसे मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको कि सपोज कीजिए आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर आपको प्रिंसिपल सर ने बोला कि ठीक है आप एक आर्टिकल लिखें। आपने आर्टिकल लिखी, बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स थी, इसके ऊपर एक ड्रामा किया जा सकता था। एक आपने कहानी लिखी, उसके ऊपर ड्रामा किया सकता है। अब इतनी अच्छी कहानी है कि सारे क्लास के लोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी वाले, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, मैथमेटिक्स वाले, सब लोग चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई जो थीम है उसके ऊपर नाटक किया जाए 15 अगस्त को। अब सवाल यह है कि एक ही आर्टिकल है और 4 लोग तैयार है, किसको दिया जाए। हु विल डिसाइड कि किसको देना है। योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, योर फादर एंड मदर, योर पेरेंट्स, जो भी है, कौन डिसाइड करेंगे। आपके फ्रेंड डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेंगे कि किसको दिया जाए। प्रिंसिपल नो, टीचर्स नो, फादर मदर नो, योर ब्रदर नो, नो वन इज गोइंग टू डिसाइड कि किसको देना है। ये कहाँ लिखा है, ये कॉपीराइट के अंदर लिखा है कि जो क्रिएटर्स है, जिसने क्रिएट किया है, वही डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ पे ब्रॉडकास्ट करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो ये बच्चों है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ताकत। अगर आपने कोई चीज क्रिएट की है, इसका मालिकाना हक आपके पास है। तो मैं यहाँ पे एक और बात आपको कहूंगा कि जब भी कभी कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं, जब कोई चीज आप लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसमें आपने कोई नई कलाकारी की है, वो आपका अपना है, अपने अल्फाज में, अपने लैंग्वेज में लिखा है, तो उसको जरूर कॉपीराइट उस पर सी लिख के सर्कल करनी चाहिए, ताकि मालूम चले कि ये काम आपके द्वारा किया गया है। अगर आपने कॉपी किया है तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। जिस तरह से अगर कोई हमारा मकान है और कोई आदमी, अगर हमारा कोई मकान है और उस मकान पे कोई आदमी जो है कोई बिना मेरे परमिशन के आ जाता है, तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी किसी की प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति है। एंड बी द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, हम दूसरे की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रेस्पेक्ट करेंगे और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी रेस्पेक्ट करवाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कॉपीराइट का जो मसला है वो आज से आप शुरू कर सकते हैं। जब कोई नई चीज लिखने पढ़ने का शुरू करें, नई किताब लिखे या नई कहानी लिखे, नई कविताएं लिखे, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, खुद ही सील लिख के सर्कल कर दे, ये कॉपीराइट हो जाता है। तो बच्चों, जरूरत इस बात की है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझ के पढ़े। जब समझेंगे, जो प्रॉब्लम पहले आप देखें कि आपके आसपास में, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का या आपके घर का क्या प्रॉब्लम है, उस समस्या को देखें और उस समस्या को कैसे हम आईपी के जरिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरिए। कुछ लोग, जैसे कोई समस्या है, गाना गा के सुनाता है, गाना गा के अपनी बात जनता के सामने रखता है। कोई समस्या को कोई टेक्नोलॉजी के जरिए दूर करता है। तो हर तरीके से आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जितना हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, उतनी हमारा कंट्री तरक्की करेगा, उतनी हमारे कंट्री में जॉब क्रिएट्स होंगे। क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिलेटेड विद जॉब है। जैसे हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज में बढ़ेगी और लोगों को आपकी प्रॉपर्टी से दूसरे को भी बेनिफिट होगा और आपको तो होगा ही होगा। और हमारी कंट्री का जीडीपी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू यू, बिकॉज यू पीपल्स आर द रियल क्रिएटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमें जो बनना था हम बन गए, आपके टीचर को जो बनना था वो बन गए, लेकिन आप ही हैं जो नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद उसको प्रोटेक्शन तक लेकर के साथ आइए। दैट्स ऑल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू लिसन माय लेक्चर सो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.
आपने बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से सारे हमारे जो आईपीआर है, राइट्स हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, सबके बारे में बहुत ही विस्तृत पूर्वक बताया। मैं सारे स्टूडेंट से ये आग्रह करूंगी कि यदि आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, सर से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आईपीआर के बारे में, तो चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं हमारे प्राचार्य सर हमसे जुड़ गए हैं। मैं सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर आज बहुत व्यस्त थे, उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी सर ने हमारे लिए समय निकाला। और सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे अतिथि का स्वागत और हमारे को आशीर्वचन दिए। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। नमस्कार, एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल हाँ। सर। महाविद्यालय में आयोजित नेशनल वेबिनार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अवसर पर हमारे आज के मुख्य वक्ता मोहम्मद अतीकुल्लाह सर, मैं महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से महाविद्यालय के निकाला और हमारे विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम की समन्वयिका डॉक्टर कविता चौधरी, मैडम अपर्णा गौतम, मैडम पारुल गौतम, मेरे अन्य प्राध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, हमारी जो बौद्धिक संपदा है, आपने देखा कॉपी हम आजकल फटाफट मैसेज कॉपी मार देते हैं, मेहनत किसी ने की और नाम किसी का हो गया, बेचारा वो तो सोचता ही रह गया जिसने मेहनत की थी। हमारे जो पुराने समय में जिन लोगों ने मेहनत की थी, अब उन लोगों को क्रेडिट मिलता था, पर जब से डिजिटल एज आई, बड़ा आसान हो गया है कि तुरंत कॉपी हो जाती है। आपने देखा वीडियो पायरेसी, एक ने बनाया और दूसरे ने उसको पूरा उसका फायदा ले लिया। जो असली मेहनत करने वाला है, आपने एडिसन ने बल्ब बनाया, बेचारा वो तो मेहनत करके बहुत मेहनत करी उसने तमाम, पर उसका फायदा किसको मिला? और लोगों को। तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि जो बौद्धिक संपदा है उसका फायदा उसके एक्चुअल जो उसका जो इन्वेंटर है उसको मिलना चाहिए। उसी के लिए ये बौद्धिक संपदा अधिकार लाया गया, जिसमें कॉपीराइट एक्ट 1956 और पेटेंट एंड डिजाइन, ये सारी चीजें उसी में आती हैं। और हम सबको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो। विडंबना यह है कि अभी भी हमारे देश में जागरूकता नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। और आपने देखा कि आजकल किताबें जो छपती हैं, किताबों को हम फोटोस्टेट करा करके उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो जो बेचारा किताब लिखने वाला है उसको उसका जो मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे कैसे मोटिवेट होंगे? मान लो जिसने कोई फिल्म बनाई और फिल्म बनाने वाले को कुछ ना मिले, या आपने नोट्स बनाए, आपके चीट करके दूसरा नंबर ले आए, तो आपको कैसा लगेगा? ये जब ही संभव होगा जब हम कॉपीराइट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स, ये सारे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ही अंग हैं। ये आज के जो कार्यशाला हुई बहुत अच्छी रही होगी। मेरी विडंबना रही, मैं आज माँ शाकंभरी देवी जो विश्वविद्यालय सहारनपुर में नया बना है उसकी आज प्रथम मीटिंग थी, उसमें मुझे आना पड़ा, पर उसी में व्यस्त रहा। मैं सोचा तो था जल्दी फ्री हो जाऊंगा, पर नहीं हो पाया। मैं अपने जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आज के वक्ता हैं, मैं उनसे अपॉलॉजी सीख करूंगा कि मैं उनके जो जितना भी उनका वो है उनका मैं लाभ ना ले पाया, पर मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा। मैं सभी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे जो वेबिनार हमारी हुई, ये अपने आप में एक मिसाल है कि महाविद्यालय में हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर मोहम्मद अतीकुल्लाह जी भी उपस्थित थे और उन्होंने हमारे बच्चों को जानकारी दी। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
और अतिकुल्ला सर ने जानकारी तो दी ही, साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बताई, करियर वाइज भी बताया कि बच्चे आगे स्टूडेंट इसमें क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकते हैं, और उसके सारे उन्होंने उसकी जॉब के लिए भी बताया। तो ये बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, इससे जरूर उनको आपको बेनिफिट मिला होगा। और चूंकि मैंने चैट बॉक्स में देख रही हूँ किसी भी स्टूडेंट ने शायद क्वेश्चन पुट अप नहीं किया है, सबने तारीफ की है, नॉलेजेबल सेशन। हाँ मेंबर्स जी सर। माफी चाहूंगा, मैं लीव करूंगा ना, माफी चाहूंगा, लीव करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। फैकल्टी मेंबर्स, मैं आप से भी चाहूंगी कि यदि आप किसी प्रकार का कोई भी चीज आप लोग यदि जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एनी फैकल्टी मेंबर्स? चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपकी ये जो पीपीटी है, यदि वो आप मुझे शेयर करें तो मैं अपने स्टूडेंट को जरूर उसको शेयर करना चाहूंगी। हमारे सारे जितने भी सारे तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के, तो शायद उनको उनसे फायदा मिले और लाभान्वित हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, क्योंकि बहुत सी जानकारी सर हमें भी नहीं है, हम लोग भी साइंस के ही हैं। पेटेंटिंग के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन बहुत सारा एक जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ट्रेडमार्क्स हैं, इनके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सारे पेटेंटिंग का, इसकी भी जानकारी हम लोग भी, इससे बहुत ही ज्यादा हम लोग को भी बेनिफिट हुआ। तो आपके लिए अगेन थैंक्स, और आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, और जब भी आपकी हमारी जरूरत होगी तो हम आपको जरूर याद करेंगे। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं सभी यहाँ हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं हार्दिक आभार और धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी ध्यान से सुना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो थैंक यू है वो हमारे स्टूडेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्हीं के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और आशा करती हूँ कि आपने इसके बारे में भरपूर लाभ उठाया होगा, और सारे जो राइट्स हैं, जो हमारी बौद्धिक संपदा है, उसके बारे में आपने अच्छे से पूरी सारी नॉलेज ले ली होगी। तो इसी के साथ ही मैं ये प्रोग्राम का यहाँ पर समापन करती हूँ। और मैं इसके पहले मैं अपनी बौद्धिक प्रसार समिति की जो हमारी एक और सदस्य हैं तो श्रीमती पारुल कौशिक मैम, उनसे मैं कहूंगी कि वो सभी के लिए वोट ऑफ थैंक्स बोले। मैं ओवर टू पारुल कौशिक मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कविता चौधरी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मोहम्मद अतिकुल्ला सर जो NIPM ऑफिसर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, आज इस वेबिनार के लिए जो हमारा GPGC नोएडा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम हो रहा था। आज बहुत ही अच्छी जानकारी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत आसान शब्दों में हमारे छात्रों को ये जानकारी मिल सकी। पेटेंट के बारे में फिर भी काफी कुछ हम जानने को मिल जाता है, लेकिन जो GI इंडेक्स है, ट्रेडमार्क्स है, और सबसे बड़ी बात है जो आपने अवेयरनेस के लिए जो पॉइंट्स बताए वो हमारे छात्रों के लिए काफी काम के हैं। जैसे आपने बताया कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, अगर बटेगी तो कम हो जाएगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे दिमाग की उपज है, वो और ज्यादा बढ़ती है। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी थी जो हम ये कह सकते हैं कि, और आपने कुछ एक पॉइंट्स बताए जिसमें कहा कि भाई आप कुछ भी पब्लिश कराने से पहले अब सरकार को हम बताएं, पहले एप्लीकेशन दे। तो हमारे छात्र, आशा करती हूँ कि इससे सभी लाभान्वित होंगे और इन चीजों पर ध्यान देंगे। और जो हम आपने अवेयरनेस के लिए बातें बताई है, जॉब के अवसर बताए हैं कि आप एग्जामिनर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, आपकी बहुत जो आसान शब्दों में आपने जानकारी दी उसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सभी छात्र इसका फायदा आगे चलकर उठाएंगे। और इसी क्रम में हमारे प्राचार्य सर जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य होते हैं, मैं प्राचार्य सर का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये इस वेबिनार के लिए उन्होंने हमारा धन्यवाद दिया। जो हमारी कमेटी है, कविता चौधरी मैम, प्रतिभा मैम, अपर्णा मैम, सभी के सहयोग से ये कार्य हुआ। और समस्त महाविद्यालय परिवार जो अभी भी इस वेबिनार में उपस्थित है, मैं उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। और सबसे विशेषतः हमारे छात्रों का जिन्होंने अब इस प्रोग्राम को अटेंड किया, और सभी के देखिए मैसेज भी आए हुए हैं, सभी सेशन की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो सर हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और हम आगे भी आपसे लाभान्वित होते रहेंगे ऐसी आशा करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मैं प्रोग्राम का यही मीटिंग को मैं लीव करते हैं।